हरियाणा की सीरीज में। और एक बार फिर से, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हम आ पहुंचे हैं और बात होगी डॉक्टर शिल्पी से। शी इज द हेड ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो हेड नेक कैंसर में डील करता है। बहुत ज्यादा दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि कई अवार्डों से ये नवाजी गई हैं। 2015 में भी इन्होंने ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड जीता था और अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए और जो तजुर्बा इनका रहा है अब तक, दर्शकों को और तमाम जो मरीज हैं जो इस परेशानी से ग्रसित हैं उनको उनके मर्ज की दवा देते आई हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर शिल्पी हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। उम्मीद है कि आज जो तमाम सुझाव आप देंगे हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा मर्ज की दवा जरूर मिलेगी। शुरुआत में इसी के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने भी ये सुना, मैं होमवर्क थोड़ा सा कर रही थी, मुझे लग रहा था कि हेड एंड नेक क्या है, क्योंकि कैंसर्स के बारे में हम सब जानते हैं और मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर के बारे में बहुत ज्यादा हम सुनते हैं, लेकिन हेड एंड नेक क्या है मैम? सो हेड एंड नेक कैंसर एक ब्रॉड टर्म है। हेड नेक कैंसर की कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कैंसर्स आते हैं, जैसे आपका मुंह का कैंसर। अब मुंह के कैंसर में अगेन जबान का कैंसर, तालू का कैंसर, जॉ का कैंसर, आपके जो फ्लोर ऑफ माउथ होता है वो कैंसर। इसके अलावा मुंह के कैंसर के अलावा थ्रोट के कैंसर, यानी कि जो गले के कैंसर होते हैं, वॉइस बॉक्स का कैंसर होता है, बिसाइड्स दैट थायराइड का कैंसर, ये भी हेड नेक कैंसर की कैटेगरी में आते हैं। इतना ही नहीं, खाने की नली जहाँ पे शुरुआत होती है उसको हम पायरिफॉर्म साइनस कहते हैं, वो भी हेड नेक कैंसर का पार्ट है। बिसाइड्स थूक की ग्रंथि, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड आपने अगर सुना होगा, तो ये भी हेड नेक कैंसर की ही कैटेगरी है। अगर मैं माफ कीजिएगा थोड़ा सा टोक रही हूँ, क्योंकि हेड एंड नेक जैसा कि शब्द है हेड, तो हेड से मतलब सर का कैंसर, ऐसा कुछ नहीं। तो हेड जो है वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो जो ब्रेन के कैंसर्स रहते हैं वो न्यूरो सर्जन देखते हैं। जो हेड नेक कैंसर है वो हमारा नाक के, कान के और ये जो मैंने आपको सब बताया थ्रोट के और गले के कैंसर, ये हम हेड नेक कैंसर के अंडर में आते हैं। तो तमाम दर्शक आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा कि मैम ने बताया, ये जो एरिया है बेसिकली, ये जो एरिया अगर इसमें कोई भी परेशानी होती है, इसी को हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं। खासतौर पर हमारे देश की बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा सुनने को मिलता नहीं है ये टर्म और इस तरीके की समस्याएं कितना कॉमन है हमारी कंट्री में ये परेशानी का मिलना, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है? एक्चुअली हेड नेक कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है। इनफैक्ट अगर आप हमारे यहाँ के पुरुष को देखें तो पुरुषों में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर ओरल कैंसर या माउथ का कैंसर है, विच इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ हेड नेक कैंसर ओनली। तो जो माउथ कैंसर को अगर हम लेते हैं तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 लाख न्यू केसेस हमारी कंट्री में डायग्नोज होते हैं, जो कि एक बहुत ही हाई नंबर है, स्पेशली अगर हम वेस्टर्न काउंटर पार्ट से इसको कंपेयर करें। तो पुरुषों में ही नहीं, इनफैक्ट फीमेल्स में, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं उसमें भी हेड नेक कैंसर काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट थायराइड कैंसर जो है वो पिछले 10 सालों में कई गुना बढ़ चुका है। So head neck cancer, if you look at different types of cancer, so it's a broad term. So that way, if you see, it is very common cancer in our country. Okay, लेकिन अगर इसकी कॉजेज जानना चाहें कि वो कारण कौन से हैं जिसकी वजह से ये होता है? So मेन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है हेड नेक कैंसर का वो है तंबाकू का सेवन। तो तंबाकू एक्चुअली हमारी कंट्री में 2 तरह से लिया जाता है, या तो एक स्मोक फॉर्म में जिसमें सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ या हुक्का हुआ उस तरह से, या एक होता है च्यूड या स्मोकलेस फॉर्म। अब वो जो है वो हमारी कंट्री में एक यूनिक, आई वुड से कि एक यूनिक प्रिपरेशन से लिया जाता है। जैसे तंबाकू खाया जाता है, चबाया जाता है, गुटखा के फॉर्म में, मावा के फॉर्म में, मिश्री के फॉर्म में, इसको हम किसी हिस्से में रखते हैं, तो इसको हम स्मोकलेस या च्यू टोबैको कहते हैं, और यही मेन कारण है हमारे ओरल कैंसर होने का। सो दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। इसके अलावा आपके जो शराब का सेवन है, शराब आपको पता ही है बहुत हानिकारक है, और सिर्फ गले का कैंसर या हेड नेक कैंसर ही, काफ़ी कैंसर ये बॉडी में करता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तंबाकू और शराब दोनों को मिला के इसका सेवन किया जाता है तो इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। फिर कुछ एक होता है HPV इन्फेक्शन, जो मेनली सर्वाइकल कैंसर जो लेडीज़ में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आजकल हेड नेक कैंसर में एक जो टाइप होता है ओरोफेरिंक्स, यानी कि जो टॉन्सिल के जो कैंसर्स रहते हैं, उसका भी ये काफ़ी प्रमुख कारण बन चुका है। हालांकि हमारे देश में अभी ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ओरोफेरिंक्स है वो HPV की वजह से काफ़ी देखने में मिल रहा है। हमारी कंट्री में अभी भी जो आपका ये टोबैको है और जो क्या कहते हैं अल्कोहल है, ये मेन कारण है। कभी कभी हम देखने में मिलते हैं कि पेशेंट ने कोई भी हैबिट का सेवन नहीं किया होता है, अल्कोहल नहीं पिया होता है, शराब नहीं पी होती, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। उस केस में देखा गया है कि कभी कभी इवन अ शार्प टूथ वो भी गले का कैंसर कर सकता है।
मतलब अमूमन अगर समझा जाए तो जो नशे का सेवन है वो बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो इसके अलावा नशे के सेवन के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने अपने बताए, अगर किसी को वो हो रहा है वो पता कैसे चलेगा, उसके सिम्टम्स क्या हैं? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको इसके अवेयरनेस के बारे में, इसके जो लक्षण है उसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हेड नेक कैंसर ब्रॉड कैटेगरी है और बहुत सारी साइट्स हैं, तो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि किस साइट पे कैंसर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटा तौर पे देखें तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम हम देखने में मिलते हैं वो होता है किसी भी छाले का होना। तो अगर कोई ऐसा छाला है मुंह में जो ठीक नहीं हो रहा है, 4 हफ्ते 5 हफ्ते दवाइयाँ कर ली फिर भी नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कैंसर उसकी वजह हो। इसके अलावा जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, कभी कभी ये एक वाइट स्पॉट या रेड स्पॉट की तरह से शुरू होता है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिसाइड्स अगर मान लीजिए ये खाने की नली के शुरुआती हिस्सा जो पायरिफॉर्म साइनस है वहाँ पे शुरू होता है, तो कभी कभी खाने में तकलीफ हो सकती है, खाना खाते टाइम अटक सकता है। कान के पिछले के हिस्से में अगर कोई तेज़ दर्द हो रहा है, इवन वो भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आवाज़ का बदलना, जैसे आवाज़ की पेटी या वॉइस बॉक्स का अगर कैंसर हो रहा है तो उसमें आवाज़ बदल जाती है। अगर लिम्फ ग्लैंड्स का कैंसर है तो वो स्वेलिंग या गिल्टी की तरह से गले में प्रेजेंट करता है। या थायराइड का कैंसर है, पैरोटिड का कैंसर है, ये सारे कैंसर्स आपके एक गांठ की तरह से या स्वेलिंग की तरह से प्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हमें देखने में मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बीमारी के बारे में आप सभी को अवेयर होना कि उसके कारण क्या हैं और अगर वो हो रही है तो वो होती कैसे। लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता भी होता है कि ये बीमारी हमें हो रही है, लेकिन हमें राइट अप्रोच नहीं पता होता है कि कब किसे हमें अप्रोच करना है। तो अगर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एक मरीज के अंदर, क्या उसे करना चाहिए? जो फर्स्ट एड होगा वो क्या होगा? सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होने का शक है या कुछ भी ऐसा कोई सिम्टम है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत ही कैंसर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगी कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि कैंसर विशेषज्ञ के द्वारा ही ट्रीट होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो प्लीज़ कैंसर विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, उससे डरिए मत। मोर इम्पॉर्टेंटली आजकल हम साइट स्पेसिफिक पे जोर देते हैं। देखा गया है कि जो साइट स्पेसिफिक कैंसर विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जैसे आपका गले का कैंसर है तो आप गले के कैंसर के विशेषज्ञ के पास जाइए, अगर आपको पेट का कैंसर है तो पेट के कैंसर के विशेषज्ञ के पास जाइए। देखा गया है कि इस तरह से जब ट्रीटमेंट होता है तो उसके रिजल्ट जो हैं वो डेफिनेटली सुपीरियर होते हैं। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राइट टाइम पे अप्रोच भी किया जाए, राइट डॉक्टर को भी अप्रोच किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे कि कई कॉमनली जो कैंसर्स जिसको हम डायग्नोस करते हैं उनकी एक स्टेजेस होती हैं, क्या इसकी भी कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं? यस, तो मोस्टली जितने भी अगर आप बॉडी में कैंसर देखें उनकी 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। हेड नेक कैंसर की बात करें मोर और लेस दे हैव द सेम थिंग। सो देयर आर 4 स्टेजेस, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 4th स्टेज अगेन इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। तो स्टेज 4A होती है जिसमें स्टिल कैंसर को क्योर किया जा सकता है। स्टेज 4B होता है जिसमें बीमारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि कैंसर पूरी तरीके से ख़त्म हो पाए। और स्टेज 4C हम कहते हैं जब बॉडी में वो फैल चुका होता है, वो कैंसर की लास्ट स्टेज मानी जाती है। 1 एंड 2 जो होती हैं वो अर्ली स्टेजेस में आती हैं। तो जो अर्ली स्टेजेस होती हैं अगर उसमें डॉक्टर को अप्रोच कर लिया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है? क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही इंसान डर जाता है और एक वक्त तो ऐसा भी था जब कोई इलाज भी नहीं था हमारे देश में। डेफिनेटली एक्चुअली स्टेज 1 एंड स्टेज 2 की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। अगर हम बात करें मोटा मोटा तो स्टेज 1 के नॉर्मली पूरी बॉडी में ही अगर हम देखें तो 85 to 90% केसेस में मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, क्योर पॉसिबल है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है कैंसर से कम्प्लीटली क्योर होने की संभावना कम होती जाती है। लेकिन मैं कहूँगी कि स्टेज 3 और स्टेज 4 की अर्ली शुरुआती स्टेजेस में भी इट इज़ पॉसिबल कि हम कैंसर को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। कई दफ़ा कैंसर के इलाज के दौरान हमने बायोप्सी का भी इस्तेमाल होते हुए देखा है, क्या इसमें भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है? यस, बायोप्सी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक्चुअली कैंसर, किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने में। और इसके बिना कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि कैंसर को मिमिक कर सकती हैं। ये बायोप्सी ही बता सकती है कि आपको कैंसर है या कोई और बीमारी है। और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमसे भी पूछते हैं कि कहीं बायोप्सी करने से कैंसर फैल तो नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है।
और प्लीज़ इसके चक्कर में ना पड़ें। बायोप्सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल स्टेप। कुछ कैंसर होते हैं जिसमें हमें बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे थायराइड कैंसर है, पैरोटिड का कैंसर है, उसमें एक सिंपल नीडल टेस्ट से ही हमारा डायग्नोसिस हो जाता है। बट मोस्टली हर कैंसर में बायोप्सी इज़ द फर्स्ट स्टेप। तमाम दर्शक जो इस वक्त डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, बायोप्सी नहीं करवाना, या जैसा कि मैम ने भी कहा कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर और ज़्यादा स्प्रेड होगा और तेज़ी से स्प्रेड होगा, इट्स जस्ट अ मिथ। इन सभी पे न जाएं, विशेषज्ञों की सलाह लें। लेकिन ये तो हो गई शुरुआत कि बायोप्सी से आप डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली इसको लेकर क्या कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? या सो हमारी कंट्री में नहीं, दुनिया भर में जो है कैंसर के मेन 3 मोडालिटीज़ होती हैं। एक होती है सर्जरी, एक होती है रेडिएशन थेरेपी और एक होती है कीमोथेरेपी। और आजकल एक नई इम्यूनोथेरेपी भी आपने सुना होगा, वो भी एक 4th मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। हालांकि हेड एंड नेक कैंसर में अभी वो बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं है, कुछ सेलेक्ट केसेस में ही यूज़ की जाती है। जो हमारा सर्जरी होता है वो हेड नेक कैंसर की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। एंड इफ़ यू टेल मी कि अर्ली स्टेजेस जो होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, इवन इन स्टेज 3, इवन स्टेज 4, दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द फर्स्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अर्ली स्टेज में केवल सर्जरी से ही काम चल जाता है। स्टेज 2 और 3 या 4 होती है तो हमको कंबाइंड मोडालिटी ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ता है, यानी कि सर्जरी के साथ में रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं। हालांकि कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है और उसमें रेडिएशन थेरेपी भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। बिल्कुल, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं ट्रीटमेंट्स का, जिसमें सर्जरी का भी आप नाम लिया। न सिर्फ कैंसर बल्कि कोई भी बीमारी या फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई तरीके की सर्जरीज की जाती हैं और वो नाम सुन के जहन में इतना डर बैठ जाता है कि डॉक्टर को शायद अप्रोच ही आगे नहीं कर पाते या प्रोसेस को आगे एक मरीज नहीं बढ़ा पाता है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए इसे आप क्लैरिफाई करेंगे, क्या जो सर्जरी इस केस में होती है हेड एंड नेक कैंसर में, पेनफुल होती है वो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे पेशेंट्स इस बात से डरते हैं कि हमें जो भी हो जाए हमें सर्जरी नहीं करवानी, जो कि एक्चुअली इज़ नॉट अ राइट अप्रोच। तो हम जब भी सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को कम्प्लीटली बेहोश करके करते हैं और उसमें पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता है। आजकल हमारे पास इतने अच्छे एनेस्थेटिक्स अवेलेबल हैं, इतनी टेक्निक्स अच्छी आ चुकी हैं, इतनी अच्छी एनेस्थीसिया मशीन है कि ये काफ़ी सेफ़ रहती है। घंटों घंटों के ऑपरेशन बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाते हैं, रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। सर्जरी के बाद जो टाँकों में दर्द वगैरह से जो लोग डरते हैं उसके लिए भी मैं बता दूं कि बहुत अच्छी पेन किलर्स आजकल हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और जब तक टाँके जो है पूरी तरीके से पेन फ्री नहीं हो जाते हैं तब तक हम पेन किलर्स का उपयोग करते हैं। तो सर्जरी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी क्लैरिफाई कर दिया है और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस मैं आप सभी से साझा करना चाहूँगी। रिसेंटली आई ऑल्सो वेंट थ्रू विजडम टूथ सर्जरी एंड ट्रस्ट मी, जो एनेस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आप कह रही हैं बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, सर्जरी भी हो जाएगी, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। लेकिन बात जब मैम कैंसर की होती है, लोगों में इसे मिथ कहें या फिर लोगों का भरोसा कहें, मान कर बैठे कि कैंसर ठीक ही नहीं होगा, सालों साल इलाज चलता चले जाएगा, जितने टाइम तक इलाज चल रहा है आप ठीक है, लेकिन वो परमानेंट क्योर हो जाएगा, इसको लेकर अभी भी लोगों के जहन में बहुत आशंका है। क्या सो क्योर टर्म हम तभी यूज़ करते हैं जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पेशेंट को हमने एक बार ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उसको कभी बीमारी वापस नहीं आई। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि क्योर के चांसेस डेफिनेटली हैं। अगर स्टेज 1 में पेशेंट हमारे पास आते हैं तो 85 to 90% क्योर के संभावना है। इसका क्या मतलब है, अगर हम 100 लोगों को देखें तो हम देखेंगे कि 85 से 90 पेशेंट्स को कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद कभी भी बीमारी वापस नहीं आई। 10 से 15% लोगों को हाँ फिर भी बीमारी वापस आई। अब कभी भी जो हमारा पास पेशेंट आता है हम उसको 100% नहीं कह सकते कि आप उस 85% या 90% में आ रहे हैं या आप उन अनफॉर्चुनेट 5 और 10% में आ रहे हैं जिनको कैंसर वापस आ सकता है। वो टाइम के दौरान ही पता चलता है, पर डेफिनेटली क्योर पॉसिबल है। इसीलिए हम जोर देते हैं कि अर्ली स्टेजेस, अर्ली डिटेक्शन पे हमारा फोकस रहता है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में क्योर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है क्योर के चांसेस कम होते जाते हैं। बिल्कुल, साथ ही ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, नॉट ओनली हेड एंड नेक कैंसर डिपार्टमेंट के लिहाज से भी, बट कोई भी कैंसर होता है, दर्शक लगातार हमसे पूछते हैं कि जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें भी कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। हाँ, सो ट्रीटमेंट के दौरान ऑब्वियसली आपको जो भी आपके ट्रीटमेंट विशेषज्ञ बताते हैं वो प्रिकॉशंस लेनी रहती हैं। जैसे जब रेडियोथेरेपी लगती है उसकी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। सिमिलरली कीमोथेरेपी के टाइम पे मोर इम्पॉर्टेंटली है कि जब एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तब क्या प्रिकॉशंस ली जाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैंने आपको बताया 85% केसेस जो माउथ कैंसर के होते हैं वो तंबाकू खाने की वजह से होते हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक बार कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, आप क्योर भी हो गए, 4-5 साल सब कुछ अच्छा रहा और आपने वापस से तंबाकू खाना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो आपको बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी कि एक बार तंबाकू खाने से प्रॉब्लम हुई है तो दोबारा वो शुरू नहीं करना है। इसके अलावा रेगुलर फॉलोअप विजिट अपने डॉक्टर के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि टाइम विल टेल कि आप क्योर हुए हैं या नहीं। अगर आपका फ्यूचर में कभी भी फॉलोअप में अगर ज़रा सा भी डाउट होता है डॉक्टर को, तो वो फिर हम वापस से कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। तो इसलिए अपने कैंसर विशेषज्ञ के रेगुलर संपर्क में होना बहुत ज़रूरी है, कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी। बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर शिल्पी आपने बताया कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कॉजेस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण, इसको होने से ही रोक दिया जाए, वो हम कैसे कर सकते हैं? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन फैक्ट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। एज वी से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो इफ़ यू सी इन जनरल पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट 2/3 कैंसर्स हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं। अगर हम, क्योंकि आज हम हेड नेक कैंसर की बात कर रहे हैं, अगर हम हेड नेक कैंसर की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स जो रहते हैं वो तंबाकू से रिलेटेड हैं। अगर हम तंबाकू ही नहीं खाएं, शराब का सेवन ही ना करें, तो फिर ये कैंसर होगा ही नहीं। तंबाकू की जब बात आती है तो एक मैं स्ट्रेस देना चाहूँगी पैसिव स्मोकिंग पे। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने खुद ने तंबाकू नहीं लिया होता, स्मोक नहीं किया होता, लेकिन वो ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो खुद स्मोक करते हैं, तो उसमें भी कैंसर होने का खतरा है। तो उस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, शराब ना पिएं, फिर हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उसका सेवन करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, क्योंकि हेड नेक कैंसर नहीं बट देयर आर मेनी अदर कैंसर्स, जैसे आपके गॉल ब्लैडर कैंसर्स, कोलोन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, उसमें एक्सरसाइज और जो आपका फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, देखा गया है स्टडीज़ के हिसाब से कि अगर वो लिया जाए तो कैंसर के होने को रोका जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर शिल्पी, जब आप ये कहते हैं कि तंबाकू के सेवन को नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन यानी कि नशे का सेवन नहीं होना चाहिए, तो जब आप ये कह रहे हैं तो इससे क्या हम ये समझें कि कम से कम बच्चे इससे सुरक्षित हैं? क्योंकि ओब्वियसली उनमें नशे की लत तो एट दैट एज तो हमें देखने को नहीं उतनी मिलती, हालांकि जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में। यस, लेकिन जैसा मैंने बोला कि पैसिव स्मोकिंग इज़ अ रियल प्रॉब्लम फॉर किड्स। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स या माँ या जो फादर हैं वो स्मोक करते हैं और बच्चे उसी एरिया में रहते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो वो एक सोचने वाला विषय है। इसके अलावा कुछ केसेस होते हैं हेरिडिटरी होते हैं, तो जैसे मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड अगर हम बात करें तो वो जो है वो हेरिडिटरी बच्चों में पहुंच सकता है। तो ये नहीं कहूँगी कि मैं बच्चे कम्प्लीटली सुरक्षित हैं, लेकिन हाँ, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि अगर वो उनके घर में इस तरह का कोई एक्सपोजर नहीं है तो काफ़ी हद तक ये हम नहीं देखने में मिलते हैं बच्चों में। बिल्कुल। अगर महिलाओं की खास तौर पर हम बात करें, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा था कि पुरुषों को होने की संभावना ज़्यादा है और महिलाओं को कम है, लेकिन चूंकि अगेन पैसिव स्मोकिंग और घर में अगर आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई हैं या फिर आपके पिता भी क्यों ना है फॉर द टाइम बीइंग, तो उनके लिए भी समस्या ज़्यादा है। डेफिनेटली। सो इनफैक्ट हमारी कंट्री के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं में भी ये सुपारी लेना और ये काफ़ी कॉमन है। उन राज्यों में देखा गया है कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन कैंसर इन फीमेल्स ऑल्सो। सो चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप तंबाकू का सेवन करेंगे तो वो कैंसर तो कर ही सकता है। बट ये है कि एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में जो है दिस नॉट नंबर 1 कॉज, थैंकफुली, बिकॉज इट इज़ स्टिल नॉट दैट प्रिवलेंट। हाउएवर ये चिंता का विषय है क्योंकि कुछ एरियाज़ में महिलाओं में भी स्मोकिंग और उसकी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रही है। बिल्कुल। और खासतौर पर जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, हमारे देश में बहुत बड़ा तबका ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, उन लोगों का बिलीव ज़्यादातर ये रहता है, हमने कोविड के दौरान भी देखा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन परेशानी है, थोड़े दिन बुखार है, ठीक हो जाएगा। कैंसर के मामले में भी सोच ऐसी, एक पत्रकार होने के नाते अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते हैं, अलग अलग तबकों के लोगों से हम बातचीत करते हैं, जब जो उनकी मानसिकता पता चलती है वाकई में थोड़ी सी डराने वाली भी है कि जागरूकता की हमारे देश में कितनी कमी है। ऐसे तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कैंसर जो है वो बहुत डेंजरस साबित हो सकता है अगर बहुत लंबे समय तक उसका इलाज नहीं किया गया। डेफिनेटली, एंड ये एक्चुअली आपने बहुत सही पॉइंट बताया है, क्योंकि देखा गया है कि हमारी कंट्री में जब भी हेड नेक कैंसर डायग्नोज होता है तो 60 से 70% पेशेंट्स जो रहते हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ के जो फिगर्स हैं वो काफ़ी अलार्मिंग हैं, और अगर हम अर्ली स्टेजेस में इसमें पकड़ लें तो वो जो कैंसर से होने वाली जो डेथ है वो उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर
आपको ज़रा सा भी शक है कि आप में या आपके किसी जानने वाले में कैंसर का कोई लक्षण हो सकता है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें, तुरंत ही कैंसर विशेषज्ञ की सलाह लें। तंबाकू और शराब ये जहर के बराबर है, इसको प्लीज़ इसका सेवन ना करें। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इसे तुरंत ही छोड़ दें। बिल्कुल। और साथ ही एक सवाल ये भी मैं जानना चाहूँगी कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है कैंसर के स्पेसिफिकली इलाज के दौरान कि ट्रीटमेंट का जो समय होता है वो कितना लगता है? सो डिपेंड करता है कि किस तरह का कैंसर है और हम क्या उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सपोज़ अगर एक स्टेज 1 माउथ का कैंसर है जिसमें हमें सिर्फ सर्जरी करनी है, तो सर्जरी के लिए अगर आपका स्टेज 1 है, छोटी सी सर्जरी है, तो 3 या 4 दिन हम उसको भर्ती रखते हैं, 5वें दिन छुट्टी कर देते हैं और रिकवरी में ज़्यादा से ज़्यादा अगले चौथे या 5वें दिन आप अपना घर का सारा काम कर सकते हैं, खाना पीना भी सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स चलना फिरना तो हम दूसरे दिन से ही शुरू कर देते हैं। लेकिन सपोज़ अगर आपका स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर है, आपकी सर्जरी बड़ी हुई है, उसमें बड़ी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, तो हम कम से कम 1 हफ्ता हॉस्पिटल में स्टे करवाते हैं। उसके बाद जब पूरी तरीके से टाँके भर जाते हैं, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू होता है जो ऑन एन एवरेज 1.5 महीना चलता है। अगर कीमोथेरेपी भी साथ में देनी होती है तो हफ्ते में 1 साइकिल कीमोथेरेपी का भी दिया जाता है। सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें फॉर एडवांस केसेस ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने लग जाते हैं वापस आपको काम पे जाने में या स्टार्ट करने में। लेकिन अगर अर्ली स्टेज होती है तो आप 1 हफ्ते में ही फिट होते हैं। डॉक्टर शिल्पी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, व्यूअर्स को सलाह क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि प्लीज़ तंबाकू और शराब का सेवन ना करें। अगर ज़रा सा भी आपको कैंसर होने का शक है तो अपने कैंसर विशेषज्ञ की सलाह लें, इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहें जो तंबाकू का सेवन करते हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग इज़ ऑल्सो इक्वली डेंजरस। एंड थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अपने खाने में मोर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। तो जैसा कि डॉक्टर शिल्पी ने जो तमाम सुझाव दिए हैं, सवालों के जवाब दिए हैं, उम्मीद है कि न सिर्फ आपने उन्हें सुना होगा बल्कि समझा भी होगा और अपनी जिंदगियों में उसको अपनाएंगे भी। और हाँ, वो कहते हैं कि जागरूकता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, हमने अपना काम कर दिया आपको जागरूक करके। उम्मीद है कि आप इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, अपने रिलेटिव्स को, अपने छोटे बड़ों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को इस संबंध में जानकारी अवश्य देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिल्पी शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के आसान शब्दों में जवाब देने के लिए। तो जैसा कि लगातार हम कहते हैं कि जो एक स्वस्थ जीवन होता है वही खुशहाल जीवन का रास्ता होता है। तो अगर आपको खुश रहना है तो स्वस्थ रहना ही होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, एक और एपिसोड में मुलाकात होगी एक और नए डिपार्टमेंट से संबंधित बीमारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।